अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री ब्रीडिंग। तो पोल्ट्री ब्रीडिंग किसको बोलेंगे हम? मेनली पोल्ट्री में जो डोमेस्टिक फोल्स आते हैं उनको लिया जाता है, बट पोल्ट्री ब्रीडिंग का एक ब्रॉड मीनिंग है जिसमें दूसरे जो ब्रीड्स हैं वो भी इंक्लूड आते हैं, जैसे कि डक्स हैं, गीस है, जीनिया है, पिजन्स है, स्वाइन्स है, टर्कीज है, पिकॉक्स हैं, फिजेंट्स हैं, कोयल्स एंड इवन ऑस्ट्रिचेस। तो उनका भी ब्रीडिंग करना उसको हम पोल्ट्री में ही इंक्लूड करते हैं। तो मेनली पर्टिकुलरली हम जो डोमेस्टिक फोल्स उसको ही ब्रीडिंग में लाते हैं, बट इसका एक ब्रॉड सेंस है जिसमें हम दूसरे जो बर्ड्स है उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम एक पॉपुलर सेंस में लेंगे तो जो बर्ड जो ऑर्डर गैलीफॉर्मिस और अंसरीफॉर्मिस से बिलोंग करते हैं उनको पोल्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, या वो स्पीशीज़ जो ऑर्डर गैलीफॉर्मिस और एंसेरिफॉर्मिस से बिलोंग करते हैं उनको हम पोल्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स में डिजिग्नेट करते हैं। तो एक जो पोल्ट्री फार्म का जो डेवलपमेंट है, it is very important for the meet up to meet the demand of meat and eggs for human consumption। तो मेनली पोल्ट्री फार्मिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो एग प्रोडक्शन है, जो एग डिमांड है मार्केट में, या जो मीट डिमांड है मार्केट में, उसको फुलफ़िल कर सके, और जिससे जो इकोनॉमी है एक पर्टिकुलर कंट्री की वो भी क्या हो जाए, वो भी डेवलप हो जाए, इंक्लूडिंग विथ along with the particular दैट पर्टिकुलर पर्सनस ब्रीड। ओके, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी इंक्रीज होगा अलॉन्ग विद जो डेवलपमेंट है कंट्री का, और जो मार्केट में जो नीड्स होंगे, डिमांड्स होंगे, चाहे वो मीट का हो चाहे वो एग हो, वो भी फुलफिल होगा। सो जो मीट है पोल्ट्री बर्ड्स का दैट इज़ एसेंशियली डाइजेस्टेबल एंड फ्री फ्रॉम सेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो मेनली जो मीट है पोल्ट्री फॉर्म्स का, या जो भी पोल्ट्री जो भी ब्रीड्स हैं उनकी जो मीट्स है, दे आर अ वेरी एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, विदाउट एनी सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो उस उनमें अगर हम प्रोटीन कंटेंट देखेंगे तो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मीट। देन इसीलिए जो ये मीट है पोल्ट्री ब्रीड्स का उसको रिकमेंड किया जाता है फॉर कंजम्पशन ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो। जो पेशेंट्स हैं उनको भी इस मीट का कंजम्पशन के लिए प्रेफर किया जाता है। तो अगर हम इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जो इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 1500 करोड़, एंड मैन पावर लाइक 5 lakhs आर एंगेज इन इट। ठीक है, तो 1500 करोड़ जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कहाँ से आता है? जो इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री से, वहाँ से। और कम से कम 5 लाख जो लोग हैं वो इसी पोल्ट्री फार्म में क्या है, एंगेज्ड है। अगर सर्वे की बात करेंगे जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईसीएमआर ने किया था, तो उससे ये पता चलता है कि जो ईच पर्सन शुड कंज्यूम एटलीस्ट हाफ एन एग। ठीक है, तो अ, एक पर्सन को कम से कम हाफ एग कंज्यूम करना चाहिए पर डे। सो कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम पोल्ट्री शुड बी 1,50,000 million, but in reality the egg production is seen to happen about 1,30,000 million natural year. Serious demand still exist। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि कम से कम एक पोल्ट्री फार्म को 1,50,000 मिलियन एग्स प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, बट जो रियलिटी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ अराउंड 1,30,000, जो हमारे मार्केट डिमांड से भी स्टिल कम है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर हम पोल्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, सो द फुल्ली डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स व्हेन रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली एंड आर रियर्ड सेटिस्फैक्टरीली लीडिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड पोल्ट्री। ठीक है, तो पोल्ट्री किसको बोलेंगे? जब हम डोमेस्टिक बर्ड्स को उनका ब्रीडिंग करेंगे और जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं सक्सेसफुली और उनको रेयर किया जाता है सेटिस्फैक्टरीली, जिससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर फैमिली की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री। सो द साइंस विच डील्स विद द रेयरिंग, रिप्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड पोल्ट्री साइंस। तो वो साइंस जो डील करता है किसके साथ? मेनली
रियरिंग, ठीक है, पालना एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द बर्ड, एंड साथ में जो मार्केटिंग होता है बर्ड्स का, तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री साइंस बोलते हैं। देन हम प्रिंसिपल्स देखेंगे आप, तो जो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट है पोल्ट्री हस्बेंड्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक पोल्ट्री को मेंटेन करने में और एक पोल्ट्री के डेवलपमेंट में। अगर हमने इन प्रिंसिपल्स और को फॉलो नहीं किया तो जो पोल्ट्री है वो डिक्लाइन हो सकता है, या जो पोल्ट्री जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो सकती है। इसीलिए इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि जो पोल्ट्री डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए और उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। ओके, सो मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए एक पोल्ट्री फार्म को, सो इट कॉजेस लॉस टू द पोल्ट्री ओनर एंड ऑल्सो द इकोनॉमी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बर्ड को बीमारी हो गई, डिजीज़ हो गई, ठीक है, तो वो डिजीज़ पूरे फार्म में फैल सकता है, पूरे पोल्ट्री जो भी हाउस है वहाँ पे फैल सकता है, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको भी लग सकता है, और पूरे बर्ड्स वहाँ पे डिजीज़ हो जाएंगे, और जिससे जो क्वालिटी है वो फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उस उनको मैनेज करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है एक पोल्ट्री ब्रीडिंग में या पोल्ट्री फार्मिंग में। So there are a number of requirements by which animals should be managed so that the best performance is achieved in a way acceptable to those responsible for the care of the animal and to the community general। ठीक है, तो बहुत सारे requirements रहते हैं जिससे हम उस एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो सके। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, जिससे हम उस पर्टिकुलर एनिमल की केयर कर सके, और साथ साथ में जो कम्युनिटी है उसकी भी केयर कर सके। तो जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं एक पोल्ट्री फार्म को चलाने के लिए, तो वो रहता है एक गुड मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरीके से हम उस पोल्ट्री फार्म को मैनेज कर रहे हैं, और एंड मे बी यूज टू टेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ ए पोल्ट्री एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो हम साथ साथ में उस मैनेजमेंट को टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, ताकि हमको जो मैनेजमेंट है उसके स्टैंडर्ड का पता लग सके। सो दीज रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स। तो जो ये रिक्वायरमेंट्स है या जो ये मैनेजमेंट है, उस रिक्वायरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्ट्री हस्बेंडरी। ओके, सो जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, इट चेंजेस विद द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ठंडे इलाके में पोल्ट्री ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगा, और अगर हम गर्म इलाके में अगर पोल्ट्री ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, वहाँ के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठंडे इलाके के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम गर्म इलाके के रिक्वायरमेंट्स को ठंडे इलाके में यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही ठंडे इलाके के रिक्वायरमेंट्स को हम गर्म इलाके में यूज़ नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेस एंड अकॉर्डिंग टू द एरिया द रिक्वायरमेंट्स चेंजेस। ओके, तो प्रिंसिपल्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, और साथ साथ में टाइम टू टाइम। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वो चेंज होता है और टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। सो दिस मीन्स दैट while the principle do not change, the degree of emphasis and method of application may change। तो इन रियलिटी में क्या रहता है, जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता है, बल्कि जो डिग्री ऑफ इम्फेसिस है और जो मेथड्स एप्लीकेशन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ठंडे इलाके में कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे, गर्म इलाके में कौन से मेथड यूज़ करेंगे, ड्राई इलाके में कौन से मेथड यूज़ करेंगे, और जो ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे हम कौन से मैनेजमेंट पर या जो भी हम मैनेजमेंट यूज़ करेंगे या जो भी मेथड यूज़ करेंगे वो चेंज हो जाता है। तो प्रिंसिपल सेम ही रहता है, बट जो मैनेजमेंट है वो, ये जो मेथड्स है वो चेंज हो जाते हैं। सो even facet of the poultry operation should be tested again the relevant principle। तो जो पोल्ट्री ऑपरेशन के जो फैसेट्स हैं, ठीक है, तो कौन से मेथड्स हैं, तो हमको टेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट द रिलेवेंट प्रिंसिपल। जो भी रिलेवेंट प्रिंसिपल दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट हमें जो भी हमारे मेथड्स होंगे पोल्ट्री फार्मिंग के, उसको हमें टेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो मेथड्स है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। देन हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल है पोल्ट्री हस्बेंड्री का, सो दैट इज़ द क्वालिटी एंड क्लास ऑफ स्टॉक। ठीक है, जो भी हम एनिमल रेयर करते हैं, जो भी हम बर्ड रेयर करेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और जो स्टॉक है उसका क्लास कैसा होगा। ठीक है, तो उस पर जो पहला डिपेंड होता है हमारा पोल्ट्री ब्रीडिंग। तो
एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें स्टॉक के बारे में पता हो, जिसकी अच्छी क्वालिटी है हो, और जो एक अप्रोप्रिएट जीनोटाइप जिसका हो विच इज़ प्रोड्यूस इन द मैनेजमेंट सिचुएशन टू बी यूज। ओके, तो कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है ब्रीड्स की, तो उसके बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रहता है, या सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रहता है किसकी, इस क्वालिटी ब्रीडिंग की, या जो पोल्ट्री ब्रीडिंग है उसकी। तो जो क्वालिटी है क्लास स्टॉक का, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो द ऑब्वियस फर्स्ट डिसीजन इज़ टू चूज़ मीट टाइप फॉर मीट प्रोडक्शन एंड एग टाइप फॉर एग प्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किस मीट टाइप को हम चूज़ करते हैं और किस एग टाइप को हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे अगर हम कारगिल की बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली जो बॉयलर हैं उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। जो बहुत साइज़ में बड़े रहते हैं तो उनकी मीट को पसंद करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लेयर। ओके, तो अगर हम लेयर के बाहर बाहर देख के जाएंगे तो वो जो छोटे साइज़ में रहते हैं, जो चिक्स, ये जो बिहेंस है, उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमें मार्केट डिमांड देखना चाहिए कि मार्केट डिमांड किसकी करती है, कौन सी मीट की करती है और कौन से एग की करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मार्केट में जो ब्राउन एग है उसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे लोकल जो एग्स है उनका डिमांड ज़्यादा है, तो हम उस पर्टिकुलर ब्रीड का क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर ब्रीड का ब्रीडिंग करेंगे या रेयरिंग करेंगे, ठीक है। जिसका डिमांड नहीं हो हम उस स्टॉक को चूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ब्रीड या कौन सा जो भी बर्ड है या कौन सा एग टाइप है वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड में है, तो हम उसी एग को हम डेवलप करेंगे या उसी ब्रीड को हम डेवलप करेंगे या रेयर करेंगे हमारे पोल्ट्री फार्म में। ओके, सो तो ये हमने बताया। हाउएवर, हैविंग मेड that decision, it is then necessary to analyze the management situation and market to select a genotype that suits the management situation and or produce a community suitable for the market, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ब्रीड वहाँ पे सुटेबल रहेगा रेयरिंग के लिए, ठीक है, और कौन सा जीनोटाइप इंपॉर्टेंट रहेगा रेयरिंग के लिए, तो ये जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जो एग्जांपल है, एक गुड एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ द ब्राउन एगशेल, ठीक है। ब्राउन एगशेल, सो इफ द मार्केट रिक्वायर्स एग्स ऑफ टू हैव ब्राउन शेल, द जीनोटाइप सेलेक्ट मस्ट बी ब्राउन शेल लेयर, ठीक है। तो अगर मार्केट में ब्राउन एग शेल की डिमांड है या मार्केट जो ब्राउन एग शेल एग की डिमांड करते हैं, तो हमें वो ब्रीड चूज़ करना है जो ब्राउन शेल जो एग है वो प्रोड्यूस करता है, ओके, ना कि दूसरा कोई ब्रीड। सो जो अनदर एग्जांपल है वुड बी टू चूज़ अ जीनोटाइप बेस्ट सूटेड फॉर इट यूज इन ए ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर ठंडे इलाके में कौन सा ब्रीड ज़्यादा इजी रहेगा मैनेजमेंट के लिए, तो हम उसी ब्रीड को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने एक ठंडे इलाके में गर्म जो बर्ड है या जो गर्म इलाके का ब्रीड है, हमारे उसको रेयरिंग करेंगे, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको मैंने उसके मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उस जगह के लिए बने नहीं है, तो वहाँ पे उनका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको वो भी देखना है कि हमें उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ब्रीड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के लिए हम वही जीनोटाइप यूज़ करेंगे जो उसी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में ज़्यादा इजीली मैनेज हो सकते हैं। देन ये बोलते हैं कि जो मैनेजर मस्ट नो इन डिटेल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड देन सेलेक्ट ए जीनोटाइप बेस्ट सूटेड टू दैट सिचुएशन। तो जो मैनेजर है जो उस पोल्ट्री का मैनेज करता है, तो उसको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन में कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो जीनोटाइप है उसको सेलेक्ट करे, जो जीनोटाइप उस इन्वायरमेंट में बेस्ट सूटेड है उसी जीनोटाइप को वो रेयर करे या उसको ब्रीड करे। तो ये हो गया पहला, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्टॉक या क्वालिटी एंड क्लास ऑफ स्टॉक। देन उसके बाद जो है दैट इज़ द गुड हस्बेंड्री। ओके, तो गुड हस्बेंड्री मीन्स द फॉलोइंग आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस व्हेन कंसिडरिंग द हेल्थ वेलफेयर एंड हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्लॉक, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंस फीचर्स नीचे दिए हुए हैं, ठीक है,
जिसको हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द हेल्थ वेलफेयर एंड हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लॉक। तो हम कोई भी पोल्ट्री ब्रीडिंग करते हैं तो ये इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे जो एक गुड हस्बेंड्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि सबसे पहला दैट इज़ अ कन्फाइन द बर्ड्स, ठीक है। कन्फाइन द बर्ड्स मीन्स ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं लेना, ठीक है। और जितना भी पॉपुलेशन हम लेंगे, जितना हो सके बर्ड्स को कन्फाइन करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, कन्फाइनिंग द बर्ड्स प्रोवाइड ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। मीन जो बर्ड्स है उनको एक पर्टिकुलर जगह में कन्फाइन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइनिंग, ओके। तो जो कन्फाइनिंग करना बर्ड्स का, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। दैट इज़ प्रोवाइड्स अ डिग्री और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो जितना हम उसको एक कन्फाइंड जगह में रखेंगे बर्ड्स को, तो उतना उसको प्रोटेक्शन मिलता है किससे, प्रीडेटर से। तो बहुत सारे प्रीडेटर्स रहते हैं, जैसे कि अगर हम बाहर सिटीज़ की बात करेंगे या गाँव की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे स्नेक्स का खतरा रहता है। दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं या जो भी फॉक्सेस है उनका खतरा रहता है, ठीक है। तो जितना हो सके जो प्रीडेटर्स है उससे बचा जा सकता है जब हम बर्ड्स को कन्फाइन करते हैं एक पर्टिकुलर जगह में। दूसरा, रिड्यूस द लेबर कॉस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बर्ड। अगर आपने बहुत बड़ा एरिया लिया तो उसके मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा जो मैन पावर है वो लगेगा, ठीक है। अगर आपने उसको छोटे से जगह में रखा तो जो मैन पावर है वो कम होगा, जो लेबर है वो कम यूज़ होगा। देन इंक्रीज इज द नंबर ऑफ बर्ड दैट कैन बी मेंटेन्ड बाय द सेम लेबर फोर्स, ठीक है। तो जितना आपको मेन पावर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप 5 मेन पावर यूज़ करते हो, ठीक है, एक बड़े से इलाके के लिए, ठीक है। तो उस जगह पे आप बर्ड्स का नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है, और उतना ही मेन पावर वहाँ पे रख सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है किसका, बर्ड्स को कन्फाइन करने का। देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो साथ साथ में फॉर एग्जांपल हमने 100 बर्ड्स यूज़ किए, तो वहाँ पे हम 4 लोग हैं, तो 100 बर्ड्स के लिए भी उतने ही लोग लगेंगे। अगर आपने 150 बर्ड्स लिए तो उसके लिए भी उतना ही मैन पावर यूज़ होगा। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम होगा और आप लॉस में नहीं जाओगे, आपको बेनिफिट होगा। देन बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉकिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो जब आप स्टॉकिंग करोगे तो उसका बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। आप प्रॉपरली हर एक बर्ड पे नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो उनको जो भी फीड चाहिए, जो भी वाटर चाहिए, जो भी डिजीज़ होंगे वो भी आप देख सकते हो, ओके। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टू सूट द टाइप एंड एज ऑफ द बर्ड हाउस। Importantly, the confinement of the bird at higher stocking densities has a number of disadvantages also including, ठीक है। तो साथ साथ में क्या होता है, जो बेटर आपने पोल्ट्री फार्म किया है उसको आप बेटरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उनका जो मैनेजमेंट है वो बेटरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा बर्ड का कौन सा एज है, उसके हिसाब से आप डिफरेंट बर्ड हाउस भी बना सकते हो कि इतने एज के लिए ये बर्ड हाउस है, उतने एज के लिए ये बर्ड हाउस है। तो आप जितना आप कन्फाइन करोगे बर्ड्स को, उतना आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। साथ साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कन्फाइनिंग के। तो जैसे कि अगर आपने कन्फाइन किया तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वो एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को इजीली फैल सकता है, ओके। देन जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो देखने को मिल सकता है अगर आपने कन्फाइनमेंट किया। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आपने ज़्यादा कन्फाइन किया तो जो बर्ड्स है वो एक दूसरे को चोंच मार के मार देते हैं, ठीक है, उनके फेदर्स को खींच देते हैं। तो ये एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है जो देखने को मिलता है। देन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी तो उतना क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है उन पर्टिकुलर बर्ड का क्या होगा, कम होता जाएगा। और जो बर्ड हाउस है दे आर वेरी हाई डेंसिटीज कैन ऑफन अट्रैक्ट एडवर्स कमेंट्स, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे बर्ड्स होंगे, ठीक है, जो भी बर्ड हाउस होंगे, तो अगर उनमें ज़्यादा बर्ड्स होंगे तो बहुत सारे जो एडवर्स कमेंट्स है या जो भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई प्रेडेटर घुस गया तो लार्ज पॉपुलेशन को वो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। अगर कोई बीमारी फैल गई वहाँ पे तो वो लार्ज पॉपुलेशन को फैल सकता है और उनको किल कर सकता है, ओके। तो ये उनको बीमार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस हैं किसका, कन्फाइनमेंट का।
देन दूसरा है दैट इज़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम ए हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो जो हार्श इन्वायरमेंट होगा उससे प्रोटेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक पोल्ट्री ब्रीडिंग में। अगर बहुत ठंडा इलाका होगा तो वहाँ पे आपको उसको वेंटिलेशन या जो भी वार्मिंग है वो प्रोवाइड करना है। अगर ज़्यादा गर्म इलाका होगा तो वहाँ पे आपको जो कूलिंग है वो उनको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। अगर वेंटिलेशन भी उनको प्रोवाइड करना होगा। तो ये चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमें उस हार्श इन्वायरमेंट से उन पोल्ट्री ब्रीड्स को क्या करना है, बचाना है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हार्श इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द वन दैट इज आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट रेंज ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो हार्श इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो जो बर्ड के कंफर्ट रेंज से बाहर जाता है, ठीक है। सो इन दिस कंटेक्स हाई एंड लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी इन सम सर्कमस्टांसेस, एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग विंड, inadequate ventilation and or air movement and high level of harmful air pollutants such as ammonia are example of harsh environment। तो अगर हम पोल्ट्री ब्रीडिंग की बात करेंगे तो जो हार्श इन्वायरमेंट रहता है बर्ड्स के लिए वो रहता है लो टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया या ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी हो गया, या वेंटिलेशन जो प्रोसेस है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, या बहुत ही ज़्यादा विंड वहाँ पे चलता होगा, या जो एयर है उसमें पॉल्यूटेंट होंगे जैसे कि अमोनिया है। तो ये सब जो बर्ड के लिए है, बर्ड्स उस बर्ड के लिए क्या होगा, जो हार्श इन्वायरमेंट होगा। So much effort is made in designing and building poultry houses that will permit the regulation of the environment to a significant degree। तो सबसे पहले इस हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए जो पहली चीज़ रहती है वो रहती है कि जो आप पोल्ट्री फार्म बना रहे हो, जो पोल्ट्री हाउसेस बना रहे हो, तो उसका जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से आप बनाते हो उस पर डिपेंड करता है, जो पहले इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम दिस हार्श इन्वायरमेंट, ओके। So it is the responsibility of those in charge and responsible for the day-to-day management of the birds that the environment control system are operated as efficient as possible। तो ये उन चीज़ों की उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इंचार्ज है उस पर्टिकुलर पोल्ट्री फार्म का, और उन लोगों की जो रोज़ उस पोल्ट्री फार्म को मैनेज करते हैं, ताकि वो प्रॉपरली चेक करे कि उस पोल्ट्री फार्म में जो भी फेवरेबल कंडीशन है वो बर्ड्स के लिए अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि अगर ज़्यादा हीट होगा तो वहाँ पे कूलिंग जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट है कि नहीं, अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो वहाँ पे उनके लिए हीटिंग सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, उनको प्रॉपर एयर पहुँच रहा है कि नहीं, लाइटिंग जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उनको चेक करना उस पोल्ट्री फार्म के मैनेजर की या इंचार्ज की जिम्मेदारी रहती है। Then to this end, those responsible require a good knowledge of the different factors that constitute the environment and how they interact with each other to produce the actual condition in the house, and more importantly what can be done to improve the house environment। तो उसलिए प्रॉपर जो इन्वायरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए उन बर्ड्स को या उन पोल्ट्री लाइफ स्टॉक्स को, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर इंचार्ज को उस चीज़ पोल्ट्री ब्रीडिंग के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉपरली उस पोल्ट्री ब्रीडिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है पोल्ट्री ब्रीडिंग के बारे में, तभी जो पर्टिकुलर पर्सन है या जो भी इंचार्ज होगा वो सक्सेसफुली पोल्ट्री ब्रीडिंग को या क्वालिटी पोल्ट्री ब्रीडिंग कर सकता है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट ही शुड नो द नॉलेज अबाउट द पोल्ट्री ब्रीडिंग, द रेयरिंग, द मैनेजमेंट ऑफ द पोल्ट्री ब्रीडिंग, ताकि वो रोज़ चेक कर सके कि उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कौन से तरीक़ों से उनको फेवरेबल कंडीशन मिल सकता है उन बर्ड्स को, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे इनको और प्रॉपरली हम मैनेज कर सकें। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल दैट इज़ द वेलफेयर नीड्स, ठीक है। जो वेलफेयर नीड्स क्या होता है, तो ए सक्सेसफुल पोल्ट्री हाउस हैज़ टू सेटिस्फाई द वेलफेयर नीड्स ऑफ द बर्ड्स विच वेरी विद द क्लास एज एंड हाउसिंग सिस्टम। तो जो पोल्ट्री फार्म है या जो भी पोल्ट्री बर्ड्स है उनकी क्या नीड है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर नीड्स बोलते हैं। और हम देखते हैं कि कौन से एज को क्या चाहिए, जो चिक्स हैं या भी जो फ्राइज़ हैं उनको क्या चाहिए, जो एडल्ट है उनको क्या चाहिए, जो
हैन है उनको क्या चाहिए, जो कॉक है उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो उनके नीड्स के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर उनके नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे जो डिसएडवांटेज है हमको देखने को मिल सकता है। सो फेलियर टू सेटिस्फाई दिस नीड्स विल इन मैनी केस रिजल्ट इन लोअर परफॉर्मेंस फ्रॉम द बर्ड्स। दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फ्लोर स्पेस विद हेड रूम, ठीक है। तो अगर ये नीड्स उस बर्ड्स को ना मिले तो या बर्ड्स उन चीज़ों से सेटिस्फाई ना हो तो जो परफॉर्मेंस है बर्ड बर्ड की या जो पोल्ट्री ब्रीड की वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे जो वेलफेयर नीड्स है, उस वेलफेयर नीड्स में क्या आता है, सबसे पहले एडिक्वेट फ्लोर स्पेस, ठीक है। जितना हो सके जो फ्लोर स्पेस है वो ज़्यादा हो और जो हेडरूम है, ठीक है, वो ज़्यादा हो, कम से कम 8 फुट के अराउंड हेडरूम होना चाहिए, ओके। देन जो फीडिंग स्पेस है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे वो फीड करते हैं वो बड़ा होना चाहिए और साथ साथ में जो क्वालिटी है फूड की वो अच्छी होनी चाहिए। जितना आप क्वालिटी फूड उसको प्रोवाइड करोगे उतना उसके परफॉर्मेंस जो बर्ड की है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। देन क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर जितना आप अच्छा वाटर उनको पिलाओगे तो उतना उनका जो परफॉर्मेंस वो ज़्यादा होगा और साथ में जो ड्रिंकिंग स्पेस है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए ताकि जो बर्ड है, जितने भी बर्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो सब प्रॉपरली वहाँ से पानी पी सके। देन द अपॉर्चुनिटी टू एसोशिएट फॉर विथ फ्लॉक मेट्स, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मेटिंग के लिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि वहाँ पे एग प्रोडक्शन अच्छे से हो, ठीक है, या भी जो रिप्रोडक्शन है वो अच्छे से हो। देन द एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग दैट मे कॉज इंजरी, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए जिससे उन बर्ड्स को इंजरी हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। देन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ अननेसेसरी हरासमेंट, ठीक है। जो भी अननेसेसरी हरासमेंट या जो डिस्टर्बेंस होती है उन बर्ड्स को तो वो चीज़ें वहाँ पे ना हो, तो उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सो दिस दैट इज़ द वेलफेयर नीड्स, ठीक है। तो अगर हम उस वेलफेयर नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे तभी जो जाके वो जो बर्ड्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे हम जब मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है। तो गुड हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बर्ड डिजीज़ हो तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट रहती है ताकि जो क्वालिटी है पोल्ट्री की वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। जो भी मीट प्रोडक्शन है वो अच्छे हो जाए, अच्छा हो, और जो भी एग प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, ठीक है। तो उसके लिए उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ इन द पोल्ट्री फ्लॉक इज़ रिफ्लेक्टेड बाय इंफीरियर परफॉर्मेंस। तो अगर पोल्ट्री फ्लॉक में जो बर्ड्स है उनमें अगर डिजीज़ होगा तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, इन्फीरियर या कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। सो इट इज़ एसेंशियल दैट फ्लॉक, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अब देख सकते हैं तो जो फॉक है, जो भी ब्रीड है वहाँ पे उनकी हेल्थ को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ठीक है। सो इट इज़ एसेंशियल दैट द फ्लॉक इज़ इन गुड हेल्थ टू अचीव देयर परफॉर्मेंस पोटेंशियल। तो उनकी हेल्थ अच्छी होनी इम्पॉर्टेंट है ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, जो परफॉर्मेंस पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं उतना उनमें डेवलप मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अगर उनकी हेल्थ सही होगी तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा भी वैसा ही है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द हेल्थ शुड बी वेरी इन वेरी गुड कंडीशन सो दैट द बर्ड्स विल परफॉर्म वेरी गुड। देन देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डिजीज़ प्रिवेंशन, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, ताकि उन फॉक में डिजीज़ ना हो। जिसमें आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रिंजेंट फॉर्म क्वारंटीन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो पहला है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट फॉर्म क्वारंटीन प्रोग्राम। तो एक स्ट्रिंजेंट फॉर्म क्वारंटीन प्रोग्राम रहता है, उसको अप्लाई करना। तो जिसमें क्या आता है, आइसोलेशन ऑफ द फार्म शेड फ्रॉम ऑल द अदर पोल्ट्री। तो जितने भी दूसरे पोल्ट्रीज होंगे उससे जो फार्म से वो अलग हो, ठीक है, जो शेड से वो अलग हो। तो दूसरा जो है द कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड विजिटर्स, ठीक है। जो भी व्हीकल्स होंगे या जो भी विजिटर्स होंगे
उनका वहाँ पे जो नंबर है वो कम हो, ठीक है। तो जितना वो व्हीकल और लोग वहाँ पे आएंगे तो उतना जो जो फॉग है वो डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जितना हो सके उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि ताकि जो ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट ना करें। देन उसके बाद जो तीसरा है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ डे ओल्ड चिक्स ओनली ऑन टू द फॉर्म, ठीक है। जो डे ओल्ड चिक्स हैं, जो एक साल एक दिन पुराने जो चिक्स हैं, जो जिनका जन्म हुआ है, तो उनको जितना हो सके फार्म में उनको रखा जाए। ओके, देन द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस टू, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस टू शेड्स बाय ऑल वाइल्ड बर्ड्स एंड ऑल अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग वर्मिन। तो जो भी शेड्स होंगे, जो शेड्स हमने बनाए हैं, वहाँ पे सारे बर्ड्स वहाँ पे पहुँच ना सके, उनका एक्सेस वहाँ पे हो ना सके। तो वैसे हमको शेड्स बनाने हैं, वो हमको ख्याल रखना है, जिसमें वर्मिन भी आता है, तो वो हमें पर्टिकुलर वहाँ पे देखना है। देन उसके बाद द प्रोविज़न ऑफ शॉवर फैसिलिटीज़ एंड क्लीन क्लोथिंग फॉर स्टाफ एंड विजिटर्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो वहाँ पे स्टाफ्स होंगे उनके लिए शॉवर फैसिलिटीज़ हो, और जो भी बाहर से विजिटर्स हैं उनका भी हाइजीन प्रॉपरली चेक किया जाए, प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, ताकि जो पोल्ट्री फार्म है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फॉर्म क्वारंटीन प्रोग्राम में आता है। देन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट अराउंड द फार्म। तो जो फार्म है उसके अराउंड जो भी विजिटर्स होंगे, जो स्टाफ्स होंगे, उनका जो मूवमेंट है वो जितना हो सके कम हो वहाँ पे, ठीक है। तो जिससे वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे। तो इसीलिए जो विजिटर्स है, जो स्टाफ्स है, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो ये क्वारंटीन प्रोग्राम में आता है। देन उसके बाद जो दूसरा है डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ द यूज़ ऑफ गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, ये जो प्रॉपर हाइजीन जो भी मेथड्स है उनको यूज़ अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि जो हमारा बर्ड है वो डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। सो इस गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस में क्या आता है, द प्रोविजन ऑफ वॉश फैसिलिटीज टू स्टाफ एसेंशियल विजिटर्स इन व्हीकल्स प्रियर टू एंट्री। तो पोल्ट्री फार्म में एंटर होने से पहले जो भी सैनिटाइजेशन है उसका प्रॉपरली ख्याल रखा जाए, या जो भी वॉशिंग फैसिलिटीज़ है उसका वहाँ पे ख्याल रखा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गुड हाइजीन प्रैक्टिस के लिए। तो पोल्ट्री फार्म में एंटर होने से पहले वो प्रॉपरली अपने हाथ पैर सब धो के फिर वो उस पोल्ट्री फार्म में एंटर हो। देन उसके बाद द यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट फूड बाथ एट द एंट्री टू ईच शेड, ठीक है। जहाँ पे जहाँ पे भी फूड शेड से जहाँ पे हम एंटर होते हैं वहाँ पे प्रॉपरली जो भी डिसइंफेक्टेंट्स है वो प्रेजेंट हो, ताकि हम जब एंटर करें पर्टिकुलर शेड्स में, तो हमारे जो पैर है वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हो, ताकि जो इन्फेक्शन अगर हमारे पैरों पे लगा होगा तो वो इन्फेक्शन उस पोल्ट्री में स्प्रेड ना हो। देन उसके बाद है द थोरो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल शेड्स एंड बिटवीन फ्लॉक्स, ठीक है। तो जो क्लीनिंग हो प्रॉपरली, और जो डिसइंफेक्शन है वो डिसइंफेक्टेंट है उसका यूज़ हो, किसके बीच में, जितने भी शेड्स होंगे वहाँ पे बिटवीन द फ्लॉक्स, ठीक है। जो भी फ्लॉक्स है उनके बीच में जो शेड्स बने हुए हैं उनको प्रॉपरली वॉश करना, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट करना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें एक गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए। देन द यूज़ ऑफ सुटेबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो जो ब्रीड है उनको प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन करना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बहुत सारे डिजीज़ से इम्यूनाइज्ड हो जाएं। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव मेडिकेशन प्रोग्राम। तो जो भी मेडिकेशंस होंगे, अगर किसी को डिजीज़ हो गया तो हम उसको मेडिकेशन देंगे, ताकि वो जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाए, और दूसरे जो एनिमल्स हैं, जो दूसरे जो बर्ड्स है उसमें स्प्रेड ना हो। The use of monitoring procedure to keep a check on the disease organism status of the farm, to check on the effectiveness of cleaning and sanitization procedures, and to test the immunity level to certain diseases in the stock, to check the effectiveness of the vaccination program। तो हम एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी या मॉनिटरिंग प्रोसीजर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जो डिज़ीज़
ऑर्गेनिज्म है उसके स्टेटस को चेक कर सके कि उस पर्टिकुलर फॉर्म में कौन से जो बैक्टीरिया है वो डेवलप होने के चांसेस है। कोई बैक्टीरिया हो जैसे कि कोक्सीडोसिस है, ठीक है, ड्रूपिंग माउथ डिजीज़ है, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म पे हम उस पे हम प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं कि वो वहाँ पे उसके कितने चांसेस है कि वहाँ पे डेवलप हो सके। तो वो अगर हम देखेंगे तो हम डिजीज़ से प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे बर्ड्स को, या जो इफ़ेक्टिव क्लीननेस है वो कितना हो रहा है वहाँ पे, और जो सैनिटाइजेशन वो कितना हो रहा है वो भी हम चेक करने के लिए हम एक मॉनिटर प्रोग्राम प्रोसीजर कर सकते हैं। देन जो इम्यूनिटी लेवल है सर्टेन डिजीज़ के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम प्रोसीजर से वो डेवलप कर सकेंगे, करना होगा। देन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका क्या इफ़ेक्ट है उस पर्टिकुलर फॉग पे, तो उसको भी मॉनिटर करने के लिए, इन सब को मॉनिटर करने के लिए हमें एक मॉनिटरिंग प्रोसीजर डेवलप करना होगा या यूज़ करना होगा, जिससे हम उस पर्टिकुलर पोल्ट्री फार्म का जो हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकें। तो ये हो गए डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल, दैट इज़ द अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो अगर पहले रिकॉग्नाइज हुआ डिजीज़ तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, अगर लेट रिकॉग्नाइज हुआ तो हम उस डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। लाइक कैंसर, ठीक है, अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस पे हमें पता चला तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बट अगर लेटर स्टेजेस पे अगर हमें कैंसर का पता चला तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू ट्रीट और क्योर दैट पर्टिकुलर कैंसर। तो वैसे ही इनमें भी रहता है। सो अगर अर्ली रिकॉग्निशन हुआ डिजीज़ का, सो द फर्स्ट स्किल्स दैट शुड बी लर्न बाय द पोल्ट्री फॉग मैनेजर। तो जो पहला काम रहता है जो हमें सीखना होता है पोल्ट्री फार्मिंग में, तो ये पता करना है कि जो डिजीज़ है जैसे ही उसको लगा तो हमें पता चलना चाहिए कि इस बर्ड को ये डिजीज़ हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन frequent inspection of the fog to monitor for signs of sickness आर रिक्वायर्ड। ठीक है, देन उसके बाद अगर किसी को लगा होगा डिजीज़ तो हमें उसके साइंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में पहले पता चलना चाहिए। ओके, तो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। अगर हमें लगा कि हाँ इसमें ये ड्रोपिंग सिकनेस है या उसमें ये बैक्टीरिया उसको लग गया है, ये डिजीज़ हुआ है, तो उसके साइंस ऑफ सिम्टम्स से हमें पता चलना चाहिए कि इसमें ये डिजीज़ हुआ है। ओके, देन it is expected that the inspection of all birds is the first task performed each day to monitor for signs of ill health, injury and harassment। तो सबसे पहला काम रहता है एक पोल्ट्री फार्मिंग में जो दिन का, वो रहता है कि हर एक बर्ड्स को हम प्रॉपरली चेक करें कि वो डिजीज़ तो नहीं है, या उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई है, या तो वो किसी हरासमेंट में तो नहीं है। तो ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो और पहला टास्क रहता है दिन का जो एक पोल्ट्री फार्म पे किया जाता है। सो एट द सेम टाइम फीडर्स, ड्रिंकर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स कैन बी चेक फॉर सर्विसिबिलिटी। तो साथ साथ में जो दूसरा काम रहता है वो चेक करना होता है कि जो वाटर ड्रिंकर्स है वहाँ पे पानी अवेलेबल है कि नहीं, जो फीडर्स है वहाँ पे फूड अवेलेबल है कि नहीं, और वहाँ पे कोई प्रॉपरली वो मेंटेन है कि नहीं। तो ये देखना भी इम्पोर्टेंट रहता है ताकि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं बर्ड्स को वो प्रॉपरली उनको मिल रहा है कि नहीं। देन if the problem has developed since the last inspection, appropriate action can be taken in timely manner। अगर कोई प्रॉब्लम हमें दिखा, ठीक है, जो लास्ट इंस्पेक्शन में हमें नहीं दिख रहा था, तो वहाँ पे हमको प्रॉपर एक्शन या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, जिससे हम टाइम पे उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, या जो भी इंजरी हुई है उस पर्टिकुलर बर्ड को हम उसको क्योर कर सकते हैं एट अर्ली टाइम। ओके, इमीडिएटली। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, देन अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में क्या होता है, इफ अ डिजीज़ शुड इन्फेक्ट अ फ्लॉक, अर्ली ट्रीटमेंट may mean the difference between a mild outbreak and a more serious one। तो अगर किसी बर्ड में डिजीज़ स्टार्ट हुआ है या डेवलप हुआ है तो उनका ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही उसको किसी इन्फेक्शन ने पकड़ लिया तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना ज़रूरी है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे बर्ड्स में फैले
ना। सो ये अचीव कब होगा, जब हम उसको डायग्नाइज करेंगे अर्ली स्टेजेस पे, देन उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे टाइम पे। और जितना हो सके अगर हम उस पर्टिकुलर अगर एक बर्ड में फैला होगा तो उन पर्टिकुलर बर्ड को अगर हम आइसोलेट करेंगे ताकि वो जो डिजीज़ है दूसरे बर्ड्स में ना फैले, तो ये बहुत ही बेटर रहेगा, ताकि हम उस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, when there are times when appropriate treatment can be recommended as a result of field diagnosis, that is a farm autopsy, it is best if all such diagnosis be spotted by laboratory examination to confirm the field diagnosis as well as to ensure that other conditions are not involved. When treating stock, it is important that the treatment be administered correctly and at the recommended concentration or dose rate. Always read the instruction carefully and follow them. Most treatment should be administered under the guidance of a regular flock veterinarian. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिजीज़ का, कि कौन सा डिजीज़ उसको लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले लेबोरेटरी में उसका डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस होने के बाद अगर अगर पता चले कि ये डिजीज़ हुआ है इसको, तो उसके लिए हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हमको ट्रीटमेंट पता चला कि हमको ये ड्रग्स यूज़ करना है, तो फिर उस ड्रग्स को हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उस पर्टिकुलर बर्ड में या उस पर्टिकुलर फ्लॉक में। देन उसका जो डोज है वो पता होना इम्पॉर्टेंट रहता है कि कितने डोज में हमें उस फॉक को वो जो ड्रग है या जो भी मेडिसिन है वो देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जो वेटेरिनियंस डॉक्टर होंगे या जो भी वेटेरिनियन जो एक्सपर्ट होगा वहाँ से हम राय लें, फिर उसके बाद उनके गाइडेंस में ही हम उस पर्टिकुलर फ्लॉक को हम वो मेडिकेशन दें, ताकि वहाँ पे ओवरडोज ना हो जाए। जो नेक्स्ट है दैट इज़ द न्यूट्रिशन फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए बर्ड से, तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत मैटर करता है। अगर आपको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा मीट प्रोडक्शन होगा, बहुत ही अच्छा एग प्रोडक्शन होगा, विच इज़ इन गुड क्वालिटी। ठीक है, एज वेल एज इन गुड क्वांटिटी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे तो अच्छा ब्रीड आपको मिलेगा, अच्छे एग्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको जो इकोनॉमी है वो जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डाइट हम बना सकते हैं ईच क्लास ऑफ स्टॉक के लिए वेरियस कंडीशंस में, मेनली इस मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसमें। So diets may be formulated for each class of stock अंडर वेरियस कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल। तो हम डाइट मेंटेन करते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के, इन्वायरमेंट के और प्रोडक्शन लेवल पे। सो डाइट स्पेसिफिकेशन टू बी यूज टू ऑब्टेन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन एनी गिवन सिचुएशन विल डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज द कॉस्ट ऑफ द मिक्सड डाइट। ठीक है, तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा किस पे, कॉस्ट ऑफ द मिक्सड डाइट, तो कितना कॉस्ट होता है हम जो डाइट यूज़ करें उसका, जो कम्युनिटी प्राइस है दैट इज़ द इनकम, द अवेलेबिलिटी, प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो वो इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, उसका प्राइस कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, जो हम डाइट में मिक्स करके हम देते हैं उस पर्टिकुलर फ्लॉक को या उस ब्रीड्स को, तो वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आप दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का आप खाना खिला रहे होंगे उस बर्ड को, और आपको उस बर्ड से 50 रुपये भी नहीं आ रहे होंगे, तो आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है, तो आपको कॉस्ट देखना है, तो आपको जितना हो सके कम कॉस्ट यूज़ करना है, ताकि आपको जो प्रोडक्शन है हो, जो इनकम हो, वो ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आप 50 रुपये का डाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको 100 रुपये या 50 रुपीज़ उस पर्टिकुलर फॉक से आना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मैटर करता है। देन जो अवेलेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल सस्ता तो है बट वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको जिस टाइम पे चाहिए वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। और प्राइस, तो प्राइस तो हमने पहले ही कहा। एंड द क्वालिटी, तो क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आपने उसको तो सस्ता वाला खाना खिला दिया, बट जो उसका परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे कमज़ोर होता जा रहा होगा या डिक्रीज होता जा रहा होगा, तो उस डाइट का भी फ़ायदा नहीं है। अब सस्ते के चक्कर में जो
क्वालिटी है पोल्ट्री की वो कम कर रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उन सब का ख़ास ख्याल रखना है। सो जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी टू यूज एज द एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डाइट दैट विल गिव मैक्सिमम प्रोडक्शन मे बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन गेन। तो प्रोडक्शन मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो प्री प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करे विद एन additional cost required to provide a diet that will give maximum production may be greater than the value of the increase in production gain। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जितना आपको इकोनॉमिक या मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा उसके लिए आपका जो भी प्रोडक्शन गेन है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 100 क्विंटल मीट मिल रहा होगा, तो 100 क्विंटल मीट के लिए आपको 1 लाख रुपए मिल रहे होंगे, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बट उस 1 क्विंटल मीट के लिए आपने कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा किए होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपका गेन नहीं होगा। तो आपको उसका ख्याल रखना है कि जो भी आप डाइट उसको दे रहे होंगे, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन गेन है वो इंक्रीज हो, ना कि प्रोडक्शन गेन कम हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन के चक्कर में आप जो प्रोडक्शन गेन है, प्रोडक्शन लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख का मीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये खर्चे करने हैं, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप 1 लाख का मीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 2 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा करोगे, तो आप 50,000 रुपीज़ आप नुकसान में चले जाओगे। तो वो ध्यान रखना है। Then a lower quality diet while resulting in lower production may bring in greatest profit in the long term because of the significantly lower feed cost। तो जितना हो सके लोअर क्वालिटी डाइट उनको देना है, जिससे जो प्रोडक्शन है, so a lower quality diet while resulting in lower production may bring in great profit in the long term because of significantly lower feed cost। Also, the good food given to a flock must be appropriate for the class of stock। Good quality feed for one class of bird will quite likely be unsuitable for the another। तो जितना आप कम क्वालिटी डाइट खिलाओगे तो उतना आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा। बट कम प्रोडक्शन हो बट उससे आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप लॉस में जाओगे। तो कम प्रोडक्शन करो, बट जो डाइट है उसका जो क्वालिटी है वो भी आप डिक्रीज़ कर दो, आपको गेन होगा, उससे आपको लॉस नहीं होगा। और जो ये गेन है वो लंबे समय के लिए आपको रहता है। और साथ साथ में आपको क्वालिटी ऑफ फूड भी चेक करना है कि आप कौन से फॉक को कौन सा खाना दे रहे हो, कौन से क्लास ऑफ स्टॉक को आप कौन सा डाइट दे रहे हो। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो फॉक है आप उसको खाना दोगे तो वो दूसरे फॉक को पसंद नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी केसेस हो सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको अकॉर्डिंग टू द फॉक आपको उसको डाइट प्रोवाइड करना है। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं एक क्वालिटी डाइट के लिए या एक पर्टिकुलर आइडियल डाइट के लिए। सो द इंग्रेडिएंट फ्रॉम विच द डाइट इज़ मेड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो भी आप डाइट बनाओगे, जो भी इंग्रेडिएंट, उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। द वेविंग और मेजरिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट मस्ट बी एक्यूरेट। जो भी आप उनको खाना दे रहे हो उनका जो वेविंग है और जो इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो उनका मेजरिंग प्रॉपरली या एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि अगर 100 बर्ड आपने एक शेड में रखा है, तो उस 100 बर्ड के लिए कितना खाना चाहिए, तो वो आपको मेजर करना है और उसको वे करना है, फिर उसके बाद आपको उसको खिलाना है। अगर आपने कम मेजर कर दिया तो उससे भी नुकसान हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा वहाँ पे मेजर कर दिया तो उससे भी आपको नुकसान पहुँच सकता है। सो द जो तीसरा है दैट इज़ द ऑल ऑफ द स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इफ़ वन एग्जाम्पल ए ग्रेन इज़ अनअवेलेबल द डाइट शुड बी रिफॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे डाइट में तो उसको आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स को उस मिक्सचर में ऐड करना है। अगर ग्रेन नहीं होगा तो आपको उस डाइट को रिफॉर्मुलेट करना है और उस ग्रेन के जगह पे और कुछ वहाँ पे डालना है। सो वन ग्रेन इंग्रेडिएंट इज़ नॉट यूजुअली ए सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर विदाउट रिफॉर्मुलेशन। तो अगर हमने एक इंग्रेडिएंट डाला उसमें, तो वो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट
नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको रिफॉर्मुलेशन करना है कि बर्ड्स को कितना प्रोटीन पहुंचना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट पहुंचना चाहिए, कितना फैट्स पहुंचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट तैयार करना है। उसके बाद उस डाइट को उस पर्टिकुलर फ्लॉक को या उस पर्टिकुलर पोल्ट्री ब्रीड्स को आपको खिलाना है। देन जो चौथा है, दैट इज़ द माइक्रो ingredients such as the amino acid, vitamin, minerals and other similar materials should not be too old and should be stored in cool storage। जो भी आप अमीनो एसिड यूज़ कर रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स में, चाहे विटामिन्स हो या मिनरल्स हो या जो दूसरे मटेरियल्स हैं, तो वो ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए और उनके जो स्टोरेज है वो एक ठंडी जगह पे होना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। सो मैनी सच इंग्रेडिएंट्स लूज देयर पोटेंसी ओवर टाइम। तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है वो समय के साथ उनकी जो पोटेंसी है, उनकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड मेनली हाई टेम्परेचर पे उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो जितना हो सके उनको ठंडे टेम्परेचर पे रखना है डाइट को, और जितना हो सके नया डाइट यूज़ करे, पुराना ना करे। Then do not use moldy ingredients. These should be discarded. Mold in poultry food may contain toxin that may affect the bird। तो जो भी moldy ingredients होंगे डाइट में, उसको आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, डिस्कार्ड करना है, उसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जो मॉल्ट्स होंगे उनमें मेनली क्या रहता है, टॉक्सिन्स रहते हैं जो आपके बर्ड को इफेक्ट कर सकता है। और जो लास्ट है, दैट इज डू नॉट यूज़ द फीड दैट इज़ टू ओल्ड or has become moldy। Storage facilities such as silos should be cleaned frequently to prevent the accumulation of mold material। तो जितना हो सके पुराना खाना आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जिससे जितना पुराना खाना यूज़ करोगे उतना क्या होगा, जो खाना है वो मोल्डी हो जाएगा, वहाँ पे मोल्ड डेवलप हो जाएंगे। और जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है जैसे कि सेलियोस है, दे शुड बी क्लीन फ्रिक्वेंटली, उनको बराबर टाइम पे धोया जाए, और ताकि वहाँ पे जो मोल्ड मटेरियल है उसका एक्यूमुलेशन ना हो जाए और आपके बर्ड को इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस फॉर न्यूट्रिशन और डाइट फॉर द पर्टिकुलर फॉक। तो जो नेक्स्ट थे, जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं, जिसमें आता है आपका प्रैक्टिस ऑफ गुड स्टॉक पर्सनशिप, द मैक्सिमम यूज़ ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, ओके। देन यूज़ ऑफ रिकॉर्ड मार्केटिंग, then poultry breeding, then principle of breeding, then chicken farming, then selection of breeds, then ideal feature of the chick, then breeding procedure of falls, then cross breeding, then incubation and hatching, then rearing of chicks, and वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।